हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में अपनों ने ऑडिट कोड का दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है डिस्कस कर लिया था, राइट। तो दोस्तों आज अपने इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, राइट। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रोविजनल पेमेंट का है, पार्ट 3 के अंदर अपने डिस्कस करेंगे, राइट। और दोस्तों ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 हैं, इनकी दोस्तों मैं रिवीजन करवाऊंगा तो ये चीज़ें जो है आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगी, राइट। क्योंकि दोस्तों एक बार पढ़ने से थोड़ी सी मुश्किल बातें हैं, हमें याद नहीं रहती, हमें समझ में कम आती है। तो दोस्तों इसका जब रिवीजन कराऊंगा मैं तो आपको ये सारी चीज़ें याद करवा दूंगा, ये मेरी फुल गारंटी है, राइट, जो पेपर के अंदर पूछी जाएगी। तो देखिए दोस्तों प्रोविजनल पेमेंट क्या होती है, राइट, तो इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। और दोस्तों नवंबर 2007 और अप्रैल 2009 के अंदर सवाल पूछे गए हैं बहुत सारे। और दोस्तों रूल नंबर 53 से लेकर 57 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, राइट। कितने हो गए? 53, 54, 55, 56, 57, ये 5 रूल जो हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है। 53 नंबर के अंदर दोस्तों डेफिनेशन दी गई है, पेमेंट्स मेड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। दोस्तों पेमेंट्स करी गई है किसके अंदर? एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर, इन एंटीसिपेशन ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द सैंक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। क्या पूर्वानुमान लगाया है दोस्तों? क्या एंटीसिपेट किया? एंटीसिपेट मतलब पूर्वानुमान लगाया है कि आपको रिसिप्ट हो जाएगी सैंक्शन की, किसकी? अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की। या तो एक चीज़ है, राइट, ये पेमेंट्स कर दिया आपने एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर कि हाँ भैया अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से सैंक्शन आ जाएगी, राइट। या दोस्तों दूसरा केस क्या है कि एडिशनल अलॉटमेंट ऑफ फंड्स दिया है, राइट, टू कवर द एक्सपेंडिचर आर नोन एज प्रोविजनल पेमेंट, राइट। दोस्तों या तो पहला केस ये हो गया, या एडिशनल अलॉटमेंट ऑफ फंड्स है कि एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए, इसको बोलता हूँ प्रोविजनल पेमेंट, राइट। आगे देखिए दोस्तों 54 नंबर के अंदर क्या केसेस में अराइज। कुछ केस ऐसे आ सकते हैं दोस्तों वेयर सैंक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एग्जिस्ट एंड फंड्स आर अवेलेबल। वहाँ पे क्या है दोस्तों, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की सैंक्शन भी है और फंड्स भी अवेलेबल है, मतलब इन दोनों बात की कॉन्ट्राडिक्टरी कर दी। यहाँ तो बोल रहे थे कि सैंक्शन नहीं है मेरे पास, राइट, मैं एंटीसिपेट में दे रहा हूँ पेमेंट, यहाँ बोल दिया कि सैंक्शन है। यहाँ बोल दिया कि एडिशनल अलॉटमेंट ऑफ फंड, कि पहले जो फंड था वो खत्म हो गया, एडिशनल अलॉटमेंट हो रहा है। यहाँ बोल रहा है कि हाँ फंड्स भी अवेलेबल है, दोनों की कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, राइट। येट ए फाइनल पेमेंट कैन नॉट बी मेड टू द पार्टीज कंसर्न। इसके बावजूद दोस्तों कॉन्ट्राडिक्शन है, येट इसके बावजूद, ये दोनों चीज़ें होने के बावजूद भी मैं फाइनल पेमेंट नहीं कर सकता किसी भी पार्टी को। क्यों दोस्तों? पार्टी कौन कौन सी होती है? वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और थर्ड पार्टी। और दोस्तों क्यों नहीं कर सकता? ऑन द अकाउंट ऑफ लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कि हाँ भैया डॉक्यूमेंटेशन में कमी है। या दोस्तों लैक ऑफ टाइम फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर्स, कि हाँ जो पर्टिकुलर्स आए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, टाइम की कमी है कि हाँ उसको वेरीफाई हम नहीं कर सकते। या फॉर द कंप्लीशन ऑफ द नेसेसरी ऑडिट रिक्वायरमेंट्स, की ऑडिट रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही है दोस्तों, उस केस के अंदर भी हम क्या है प्रोविजनल पेमेंट जो है करते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हम रेगुलर पेमेंट ना करके प्रोविजनल पेमेंट करते हैं, राइट। क्या क्या है? डॉक्यूमेंट की कमी है, वेरिफिकेशन के लिए टाइम नहीं है, और दोस्तों ऑडिट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, राइट। आगे चलिए। तो देखिए दोस्तों इन सच केसेस, कौन से केसेस? सैंक्शन है, फंड्स हैं, फाइनल पेमेंट नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट में कमी है, वेरिफिकेशन के लिए टाइम नहीं है, और ऑडिट रिक्वायरमेंट जो है पूरी नहीं हो रही है, राइट। तो उस केस में दोस्तों द अमाउंट विच इज़ क्लियरली पेएबल, जो अमाउंट हम क्लियरली दे सकते हैं, मे बी पेड टू द पार्टीज after satisfying that no overpayment or breach of rules will be involved, the payments so made are to be treated as provisional payment, राइट। तो दोस्तों इस केस में भी अगर पेमेंट होती है तो उसको भी मैं क्या बोलता हूँ? प्रोविजनल पेमेंट, राइट। नोट में क्या लिया है दोस्तों? द फाइनलाइजेशन ऑफ ऑल प्रोविजनल पेमेंट्स विल बी वाच्ड थ्रू द मीडियम ऑफ अ रजिस्टर। दोस्तों प्रोविजनल पेमेंट, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा आपसे, ठीक। ऐसे सवाल दोस्तों पूछे जाते हैं कि किसके जरिए आप उसको वॉच करते हो, रजिस्टर के जरिए, फाइल के जरिए, ठीक है। और दोस्तों कैसे सवाल पूछेगा, ठीक है। अब दोस्तों ये होते हैं ज़बरदस्ती बनाने वाले सवाल, ठीक है। कोई एकदम दोस्तों गणित नहीं है कि एकदम ये सवाल पूछ लेगा लाभ हानि का, और ये दोस्तों इसको ऐसे ही सवाल पूछने पड़ेंगे इन किताबों से, राइट। तो क्या है? द फाइनलाइजेशन ऑफ ऑल प्रोविजनल पेमेंट्स विल बी वॉच्ड थ्रू द मीडियम ऑफ अ रजिस्टर। दोस्तों एक रजिस्टर के जरिए प्रोविजनल पेमेंट्स को क्या है वॉच किया जाता है। एंड केसेस वेयर सच पेमेंट्स रिमेन अनएडजस्टेड और नॉट फाइनलाइज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ हायर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फॉर द इमीडिएट एक्शन। क्या बोल रहा है दोस्तों? एक तो रजिस्टर से वॉच करूंगा मैं प्रोविजनल पेमेंट्स को, राइट। और दोस्तों कोई केस ऐसे आ जाते हैं कि जो प्रोविजनल पेमेंट जो है दोस्तों एक बार तो आपने कर दी, बाद में उसको एडजस्ट करना है और उसको फाइनलाइज करना है, राइट। तो अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती लंबे टाइम के लिए तो दोस्तों हमें हायर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को उनके संज्ञान में ये चीज़ें लानी है कि हाँ भैया ऐसी ऐसी पेमेंट हुई थी, वो भी अभी तक एडजस्ट नहीं हुई है, राइट। आगे चलिए दोस्तों। आगे देखिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 55 जो है ये दोस्तों नवंबर 2007 और मॉडल पेपर जो cgda.nic.in पर अपलोडेड है उसके अंदर ये पूछा गया था, राइट। तो क्या था दोस्तों इसके अंदर? प्रोविजनल पेमेंट्स विल बी मेड ओनली अंडर द पर्सनल ऑर्डर्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द PCD-CDA, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है? प्रोविजनल पेमेंट जो है वो तभी करी जा सकती है जब PCD-CDA का पर्सनल ऑर्डर हो और दोस्तों उसकी डिस्क्रिप्शन हो, राइट। हु मतलब कौन? PCD-CDA बिफोर ऑथराइजिंग सच पेमेंट्स। कौन सी पेमेंट्स दोस्तों? प्रोविजनल पेमेंट्स विल सेटिस्फाई हिमसेल्फ, अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे कि विद द ड्यू सेंस ऑफ हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द ऑथराइजेशन इज जस्टिफाइएबल, कि मतलब जो आप प्रोविजनल पेमेंट कर रहे हो वो जस्टिफाइएबल है या नहीं, ठीक है। उनको अपने सेंस से दोस्तों ये देखना है,
राइट। आगे चलिए दोस्तों, क्या है, द पीसीडी सीडीए एट हिज डिस्क्रिप्शन डेलीगेट द पावर्स टू मेक प्रोविजनल पेमेंट्स टू द एडिशनल जॉइंट और आईडीए ऑफिसर्स फंक्शनिंग एज ग्रुप ऑफिसर ऑन क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट दिस विल नॉट एब्जॉर्व द पीसीडी सीडीए ऑफ द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजनल पेमेंट। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, ये बात समझने के लिए आपको ये चार्ट याद होना चाहिए। दो दोस्तों, पीसीडी सीडीए के अंदर पीसीडीए के अंदर जो आपके ऑफिसर्स की हायरार्की है दोस्तों, वो आपको याद होनी चाहिए। और इसको याद कैसे करवाया था, एडीजेटी से। मैंने एडीजेटी से इसको दोस्तों याद करवाया था। पहले आगे ए सीडीए तो आएगा ही, ए सीडीए, डी सीडीए, जेटी सीडीए, राइट। फिर दोस्तों एडिशनल सीडीए, फिर पी लगा दो पीसीडीए, राइट। अब दोस्तों क्या बोल रहा है, पीसीडी सीडीए प्रोविजनल पेमेंट कर सकता है, राइट। और दोस्तों एडिशनल और जॉइंट को भी दे सकता है, अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है, राइट। और दोस्तों इसके अंदर एक लाइन और जोड़ दी कि आईडीएस ऑफिसर जो है, जो जीओ के रूप में काम कर रहा है दोस्तों, ग्रुप ऑफिसर के रूप में काम कर रहा है, तो दोस्तों उसको भी ये डेलीगेट कर सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। एडिशनल और जॉइंट तो सबको पता होगा, लेकिन वो एक ऑप्शन में ये दे देगा, आईडीएस ऑफिसर फंक्शनिंग एज द ग्रुप ऑफिसर, कि वो प्रोविजनल पेमेंट ऑथोराइज कर सकता है या नहीं कर सकता। तो दोस्तों उसका आंसर आपको येस करके आना है, राइट। और दोस्तों उसको क्या क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि ग्रुप ऑफिसर को या इन तीनों को कि जो अल्टीमेट जो प्रोविजनल पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो पीसीडी सीडीए की है, ठीक है। कि आपको एक बार डेलीगेट कर दिया, आप कर दो भले ही इमरजेंसी सिचुएशन में, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्रोविजनल पेमेंट की, वो दोस्तों पीसीडी सीडीए की ही है, राइट। समझ में आई इतनी बात। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, पैरा नंबर 56 अगस्त 2016 में डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम होता था उसमें पूछा गया है, राइट। तो देखिए दोस्तों, पीसीडी सीडीए विल नॉट ऑथोराइज एनी प्रोविजनल पेमेंट। पीसीडी सीडीए क्या नहीं करेंगे, ऑथोराइज नहीं करेंगे प्रोविजनल पेमेंट को, वेयर देयर इज़ नो अथॉरिटी, जहाँ पे अथॉरिटी नहीं है, राइट। तो वहाँ पे क्या है, वो प्रोविजनल पेमेंट को ऑथोराइज नहीं करेंगे। आगे चलिए, केसेस ऑफ लैक ऑफ पावर्स और लैक ऑफ अथॉरिटी शुड बी डेल्ट विद इन द नॉर्मल मैनर बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। क्या बोल रहा है दोस्तों, या तो लैक ऑफ पावर है, मतलब पीसीडी सीडीए दोस्तों क्या क्या ऑथोराइज करता है उसको, प्रोविजनल पेमेंट को, राइट। अगर वो लैक ऑफ पावर है, मतलब वो नहीं कर रहे हैं या वो नहीं है, या लैक ऑफ अथॉरिटी नहीं है प्रोविजनल पेमेंट की, राइट। तो शेड बी डील्ड विद नॉर्मल मैनर बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, तो उसको नॉर्मल मैनर के अंदर उसको ट्रीट किया जाएगा, राइट। ओनली व्हेन सम क्लियर एविडेंस इज अवेलेबल दैट द नेसेसिटी फॉर द एक्सपेंडिचर हैज़ बीन एक्सेप्टेड, मतलब ऐसे एविडेंस अवेलेबल हैं कि जो एक्सपेंडिचर होगा, दैट द नेसेसिटी फॉर द एक्सपेंडिचर हैज़ बीन एक्सेप्टेड। दोस्तों दो तरीके में होती है ना, एक तो हो गया कि भाई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, अथॉरिटी नहीं है, और जो फंड्स जो है वो भी अवेलेबल नहीं है, राइट। और दोस्तों अथॉरिटी जो है वो उसकी अपने उसको पूर्वानुमान पे कि भी हाँ सैंक्शनिंग अथॉरिटी की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सैंक्शन आ जाएगी, उसके पूर्वानुमान पे जो पेमेंट करते हैं। दूसरा केस क्या था दोस्तों, फंड्स अवेलेबल नहीं है, राइट। तो ये उसी की बात कर रहा है कि भाई फंड्स अवेलेबल नहीं थे और हमें एक्स्ट्रा खर्चा पड़ रहा है, कि एडिशनल अलॉटमेंट देना पड़ रहा है फंड्स का, राइट। तो उस केस में हम प्रोविजनल पेमेंट्स कर रहे थे, राइट। तो उस केस में दोस्तों बात कर रहे हैं कि दैट द नेसेसिटी फॉर द एक्सपेंडिचर हैज़ बीन एक्सेप्टेड एंड दैट द सैंक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हैज़ ईदर एक्चुअली बीन अकॉर्डेड और विल बी फोर्थकमिंग। मतलब कह रहे हैं कि जो एक्सपेंडिचर होगा उसकी नेसेसिटी जो है वो एक्सेप्ट हो गई है, और जो सैंक्शन जो है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की या तो वो ले ली गई है या वो आने वाली है, राइट। द पीसीडी सीडीए विल यूज़ देयर डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों इस केस में क्या करेगा, पीसीडी सीडीए जो है अपना डिस्क्रिप्शन यूज़ करेगा, अपना विवेक यूज़ करेंगे इन द टाइमिंग ऑफ द पेमेंट टू अवॉइड हार्डशिप, ठीक है, कि भी पेमेंट करनी है या नहीं करनी है, राइट। तो अपना वो डिस्क्रिप्शन उसमें यूज़ करेंगे। इन द मैटर ऑफ पे एंड अलाउंसेज ऑफ पर्सन्स हु आर केप्ट ऑन इन सर्विस। दोस्तों कौन से मैटर में पे एंड अलाउंसेस है जो पर्सन्स के, तो उन केस के अंदर दोस्तों पे एंड अलाउंसेस की बात कर रहा है स्पेशल, उन केस के अंदर हु आर केप्ट ऑन इन सर्विस, जो सर्विस के अंदर है, और इन पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट, राइट। कोई भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बियॉन्ड द डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द सैंक्शन, मतलब अगर एक्सपायर बियॉन्ड द डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द सैंक्शन का मतलब है कि सैंक्शन जो आई थी उसके वो एक्सपायर हो गई है, राइट। उसके बाद उनको पेमेंट करनी है, राइट। तो क्या करेगा दोस्तों पीसीडी सीडी, ए ग्रेटर लैटिट्यूड में बी शोन बाय द पीसीडी सीडी ऑन द मेरिट ऑफ द ईच केस, ठीक है। तो दोस्तों लैटिट्यूड मतलब होता है छूट, मतलब वो स्पेशल छूट दे सकते हैं प्रत्येक पीसीडी सीडी जो है वो उस केस की मेरिट के आधार पर, राइट। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पैरा नंबर जो 58 है इंपॉर्टेंट पैरा है, और मॉडल पेपर के अंदर जो सीजीडी की वेबसाइट पे है, और दोस्तों मई 2015 से इस पैरा से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे, राइट। तो क्या बोल रहे हैं दोस्तों इसके अंदर, इन और सर्कमस्टांसेज, मतलब किसी भी हालात में नहीं, विल ए प्रोविजनल पेमेंट बी मेड ऑन एन अंडरटेकिंग बाय द इंडिविजुअल कंसर्न दैट ही विल रिफंड द अमाउंट इफ रिक्वायर्ड टू डू सो। दोस्तों कोई भी इंडिविजुअल है, अगर वो बोल देता है कि वो अंडरटेकिंग लिख के दे देता है कि हाँ उसको प्रोविजनल पेमेंट कर दो और वो इसको रिफंड कर देगा अगर उसकी ज़रूरत हुई तो, राइट। तो दोस्तों इन नो सर्कमस्टांसेस नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब किसी भी हालात में उस बंदे को अपने पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, उस इंसान को पेमेंट नहीं कर सकते कि जो रिफंड के लिए लिख देगा और बोल देगा कि मुझे प्रोविजनल पेमेंट कर दो, राइट। और दोस्तों ये तो हुआ नॉर्मल नियम, राइट। लेकिन दोस्तों ये इनवेरिएबली रूप से लागू नहीं है, मतलब निरूपवाद रूप से। दोस्तों एक इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, एक अपवाद है इसके अंदर, राइट। शुड हाउ एवर, ठीक है, इसका मतलब है कॉन्ट्राडिक्शन है। एन एलपीसी ये सब क्लोज है, नॉट बी फोर्थ कमिंग, मतलब एक एलपीसी जब एक इंडिविजुअल जो है ट्रांसफ़र हो जाता है एक एस्टेब्लिशमेंट से दूसरे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, पूरा पढ़िए। एन एलपीसी ऑफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर्ड फ्रॉम
अनदर एस्टेब्लिशमेंट नॉट बी फोर्थ कमिंग, NLPC नॉट बी फोर्थ कमिंग मतलब कोई भी इंडिविजुअल ट्रांसफ़र हुआ है तो उसकी LPC नहीं आई है, राइट। तो उस केस में दोस्तों पेमेंट तो उसको करनी है। तो ऑडिट ऑफिसर क्या करेगा, द ऑडिट ऑफिसर में ऑन बीइंग फर्निश्ड बाय द इंडिविजुअल कंसर्न विद द सर्टिफिकेट स्टेटिंग द डेट अप टू विच ही वाज लास्ट पेड, द रेट्स ऑफ हिज पे एंड अलाउंसेस एंड द डिमांड्स आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट हिम। तो दोस्तों क्या करता है ऑडिट ऑफिसर, उसको क्या बोलेगा कि जो इंडिविजुअल होगा वो क्या करके दे देगा कि भाई लास्ट जिस तारीख तक उसको तनख्वाह मिली है, ठीक है, और दोस्तों किस रेट से उसको पे एंड अलाउंसेस मिल रहे हैं, ठीक है, उसका बेसिक कितना है, राइट। तो वो सारे उससे लिखवा लेगा, और कोई भी जो आउटस्टैंडिंग तो नहीं है उसके अगेंस्ट में कोई भी डिमांड्स, मान लो कोई एडवांस लिया है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें दोस्तों उनसे लिखवा के एक सर्टिफिकेट लेके ऑडिट ऑफिसर क्या कर सकता है, ऑथोराइज कर सकता है पे को, राइट। अब यहाँ से पढ़िए दोस्तों, ऑडिट ऑफिसर में ऑथोराइज पे कौन सी, ये वाली, अगर ऐसा करके दे दे तो बीइंग डिसबर्स्ड एंड प्रोविजनली एडमिटेड पेंडिंग द रिसिप्ट ऑफ द LPC। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ऑथोराइज कर सकता है पे को, बीइंग डिसबर्स्ड जो पे जो है वो बीइंग डिसबर्स्ड होगी मतलब उसको दे दी जाएगी, एंड प्रोविजनली एडमिटेड पेंडिंग द रिसिप्ट ऑफ एन LPC मतलब प्रोविजनली उसको पेमेंट दे दी और रिसिप्ट जो है LPC की वो पेंडिंग है, ठीक है। और दोस्तों जब अपनों ने शुरुआत में जब इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो ये पढ़ा था पेंडिंग द रिसिप्ट ऑफ द सैंक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो दोस्तों इस केस में प्रोविजनल पेमेंट के LPC जो है वो क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सैंक्शन नहीं है, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन से आए। तो दोस्तों वही है ये एग्जांपल आ गया उसका, राइट, जो शुरू में अपने डेफिनेशन पढ़ी थी पैरा नंबर 53 के अंदर, राइट। तो दोस्तों सच पेमेंट्स कौन सी, बिना LPC वाली तथा खुद के सर्टिफिकेट दिए वाली, विल नॉट बी कंटिन्यूड इनडेफिनेटली। दोस्तों इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका हिंदी में मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए अनिश्चित काल के लिए जारी नहीं रह सकती, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, LPC नहीं आई है तो प्रोविजनल पेमेंट दे दी उसको, ठीक है। तो दोस्तों प्रोविजनल पेमेंट जो है वो हमेशा नहीं दी जा सकती, ठीक है, एक बार दे दी, 2 बार दे दी, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जो उसको बिना LPC की जो पेमेंट दी है वो अनिश्चित काल के लिए जारी नहीं होगी, LPC आपको मंगवानी पड़ेगी, LPC वहाँ पे आएगी, आपको कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा, राइट। यस और नो, समझ में आया दोस्तों बातें, आगे चलिए। आगे देखिए फ्रेंड्स, ऑडिट ऑफ बिल्स एंड वाउचर का दिया गया है, मतलब जो बिल्स और वाउचर आएंगे तो उसकी ऑडिट आपको कैसे करनी है, राइट। तो दोस्तों थ्योरेटिकल पोर्शन है, राइट, तो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है आपको, जैसे प्रोविजनल पेमेंट दोस्तों इंटरेस्टिंग टॉपिक था, राइट। तो ये दोस्तों ऑडिट करनी है बिल्स एंड वाउचर की, तो क्या क्या चीज़ें जांच करनी है आपको, राइट। तो उसका थोड़ा सा आप ओवरव्यू आप ले सकते हो। तो 62 के अंदर दोस्तों क्या है, बिल्स एंड वाउचर्स आर इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड ओरिजिनल। बिल्स और वाउचर है दोस्तों प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में होने चाहिए, ओरिजिनल में होनी चाहिए, तो दुनिया को पता है ये बातें, ठीक है। डिटेल्स वर्क अप टू द टोटल एंड द टोटल्स आर इन वर्ड्स एज वेल इन फिगर। दुनिया को पता है कि हाँ शब्दों में लिखो, अंकों में लिखो, पैसा को, ठीक है। बिल्स के ऊपर दोस्तों क्या होता है, पैसा ही तो लिखा होगा, वाउचर्स के ऊपर क्या होगा दोस्तों, पैसा ही तो लिखा होगा, राइट। वही हमें पास करना है, वही ऑडिट में देखना है उसको, राइट। देयर इज़ नो इरेजर्स मतलब कोई मिटाया गया तो नहीं है कि वाइटनर का तो यूज़ नहीं, एंड दैट एनी अल्ट्रेशंस इन द टोटल्स आर अटेस्टेड बाय द ऑफिसर्स कंसर्न। मतलब अल्ट्रेशन कर भी दी तो ऑफिसर दोस्तों वहाँ पे इनिशियल करेगा, राइट। जैसे मान लो इसको मैंने काट दिया, दैट को काट दिया, ठीक है, इसकी जगह कुछ और लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे इनिशियल करने पड़ेंगे, राइट, एज मेनी टाइम्स एज दे आर मेड, मतलब जितनी बार अल्ट्रेशन हुआ है उतनी बार जो ऑफिसर कंसर्न है वो अपने इनिशियल करेगा, राइट। यस और नो। नो वाउचर और ऑर्डर हैज़ बीन साइंड बाय द सबऑर्डिनेट फॉर एन ऑफिसर। दोस्तों क्या है कि कई बार क्या है दोस्तों, जो हायर अथॉरिटी है वो नहीं होती तो लोअर अथॉरिटी जो है फोर करके उस पर साइन कर देती है, राइट। लेकिन दोस्तों आपके पास बिल और वाउचर जब आएंगे तो उसके ऊपर फोर करके जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है वो साइन नहीं होने चाहिए, जो ओरिजिनल अथॉरिटी है उसके साइन होने चाहिए, राइट, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो बिल्स आर साइंड इन इंक, दोस्तों इंक साइंड कॉपी चाहिए आपको, फोटो कॉपी नहीं चाहिए। नो बिल और वाउचर साइंड विद द स्टैम्प बीइंग एक्सेप्टेड। दोस्तों स्टैम्प से ओनली साइन, स्टैम्प मार दी किसी ने, ठीक है, उसके सिग्नेचर नहीं है तो दोस्तों वो भी आपको ऑडिट के अंदर एक्सेप्टेड नहीं है, राइट। एक दोस्तों इसके अंदर नोट दिया गया था, देख लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन में पूछ ले, क्योंकि दोस्तों नोट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है एग्जामिनेशन में। मैंने एक चीज़ देखी है, अपने नोट की है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अपनों ने देखे हैं, तो दोस्तों नोट पैरा पूछे ना पीछे, नोट से जरूर पूछता है वो सवाल, राइट। तो नोट अपने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। बिल्स फिक्सड विद फैक्सिमाइल सिग्नेचर ऑफ द ऑथोराइज्ड ऑफिसर प्रेजेंटेड बाय द। दोस्तों बिल्स दिए हैं फैसिमाइल सिग्नेचर मतलब मिलते जुलते सिग्नेचर हैं ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स के, प्रेजेंटेड बाय द किसने दोस्तों, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। एक तो ये डिपार्टमेंट दे दिया किसके लिए, फॉर टेलीग्राम एंड ट्रंक कॉल चार्जेस। तो दोस्तों ये टेलीग्राम पहुंचाना और इसका कोई चार्जेस रहता होगा टेलीग्राम डिपार्टमेंट का, राइट, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना पहुँचाने का काम इनका है। आगे है दोस्तों बाय द म्यूनिसिपैलिटी, दोस्तों नगर पालिका और कॉर्पोरेशन जो है फॉर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ठीक है, या तो ये डिपार्टमेंट हो। तीसरा दोस्तों बाय द एयर इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ देयर ड्यूज अगेंस्ट गवर्नमेंट। अब दोस्तों एयर इंडिया पूरा वो हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, इसको टाटा ने वापस खरीद लिया, राइट। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ी सी ऑब्सोल्यूट भी लगने लगी, राइट। तो इसलिए मैंने इसको पूरा ध्यान भी नहीं दिया इस पर, एक बार आप देख लीजिए बस, बाय द वे पूछ भी ले तो बाय द एयर इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ देयर ड्यूज अगेंस्ट गवर्नमेंट, राइट, फॉर पैसेज फेयर कार्गो एंड एक्सेस बैगेज चार्जेस फॉर्मिंग सब वाउचर्स ऑफ द कंटीजेंट बिल्स, ठीक है। तो ये दोस्तों ये तीन डिपार्टमेंट से अगर कुछ पेमेंट होती है, कोई बिल्स आते हैं, मे बी एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट इफ़ इन ऑर्डर, अगर वो ऑर्डर के अंदर है, राइट। तो एक जनरल आपको बता दिया। आगे चलिए दोस्तों, आगे दोस्तों देखिए क्या दिया गया है, कॉपीज़ ऑफ सैंक्शंस आर सर्टिफाइड। दोस्तों सैंक्शन की कॉपी वो सर्टिफाइड होनी चाहिए बाय द सैंक्शनिंग अथॉरिटीज़, राइट।
ओवर बाय ए गेजेटेड ऑफिसर ऑथोराइज्ड टू साइन फॉर फंड एंड इनकम टैक्स डिडक्शंस हैव बीन करेक्टली मेड, राइट। जो भी बिल आएगा दोस्तों तो उसके अंदर जो टैक्स का डिडक्शंस जो है वो होना चाहिए, राइट, वो करेक्टली मेड होना चाहिए। किसी टैक्स की स्लैब में आएगा तो 100 सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, राइट। 63 में दोस्तों क्या दिया गया है, रजिस्टर ऑफ बिल्स विल बी मेंटेन्ड इन ईच सेक्शन टू वॉच द प्रॉम्प्ट डिस्पोजल ऑफ ऑल बिल्स रिसीव्ड फॉर पेमेंट। ए रजिस्टर ऑफ बिल्स विल बी मेंटेन्ड, दोस्तों एक बिल्स का जो है रजिस्टर मेंटेन होगा प्रत्येक सेक्शन में, राइट, प्रत्येक ऑडिट सेक्शन में। वॉच द प्रॉम्प्ट डिस्पोजल ऑफ ऑल बिल्स रिसीव्ड फॉर पेमेंट, मतलब उनका जो डिस्पोजल हुआ है उसको वॉच करने के लिए, राइट। 64 में क्या दिया गया दोस्तों, ऑल बिल्स पेड मस्ट बी स्टैम्प्ड पेड, जो भी बिल पास हो गया उस पर पेड की स्टैंप लगा दीजिए आप। एंड द डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी गिवन, ठीक है, जिस डेट में आपको पेमेंट करनी है वो डेट भी दोस्तों उस पर मेंशन करनी पड़ेगी, राइट। नो पेमेंट विल बी मेड इन एक्सेस ऑफ द एक्चुअल अमाउंट क्लेम्ड इन बिल, तो सिंपल सी बात है, जितनी पेमेंट, मान लो 5 लाख का बिल पास करना है तो ऐसे थोड़ी है कि मैं 5.5 लाख का कर दूंगा, राइट, इजी सी बात है। अर्थमेटिकली इनएक्यूरेसीज एंड ऑब्वियस मिस्टेक्स इन पे बिल में हाउ बी करेक्टेड, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पे बिल करेगा तो सवाल ऐसे पूछ लेगा, अर्थमेटिकल एक्यूरेसीज एंड ऑब्वियस मिस्टेक्स इन पे बिल मे बी करेक्टेड और नॉट, राइट, ऐसे पूछ सकता है, राइट। तो इसके में दोस्तों उसको करेक्ट अपने कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अर्थमेटिकल इनएक्यूरेसी होगी, मान लो, ठीक है, 2 + 2 करके 4 करना था, उसने गलती से 5 लिख दिया, राइट, तो वो दोस्तों अपने लाल पेन से उसको 4 कर देंगे, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, स्पेसिमेन सिग्नेचर का एक अलग से टॉपिक दिया गया है। पहले भी दोस्तों इसी चैप्टर में अपने स्पेसिमेन सिग्नेचर की बात करी थी, राइट। तो दोस्तों जब इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपने, मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का रिवीजन करवाऊंगा चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले, राइट। तो इनका थोड़ा अपनी क्विक रिवीजन करेंगे, उसके अंदर दोस्तों सारी चीज़ें कनेक्ट करके आपको याद करवा दूंगा मैं, राइट। तो दोस्तों पैरा नंबर 66 है, नवंबर 2007 में पूछा गया था। तो क्या पूछा गया है, बिफोर एडमिटिंग ए क्लेम, दोस्तों कोई भी क्लेम को एडमिट करने से पहले, कोई भी क्लेम को पास करने से पहले एन ऑडिट ऑफिसर, एक ऑडिट ऑफिसर मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ, क्या करेगा दोस्तों, अपने आप को वो पूरा सेटिस्फाई कर लेगा कि जो सिग्नेचर हैं किसी भी बिल पे, किसी भी क्लेम के ऊपर, इट बियर्स इज जेन्युइन, राइट। एन ऑडिट ऑफिसर मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द सिग्नेचर इट बियर्स इज जेन्युइन, राइट। एक तो सिग्नेचर जेन्युइन होनी चाहिए, टू इनेबल हिम टू डू सो, अगर ऐसा उसको करना है तो वो क्या करेगा दोस्तों, ही विल ऑब्टेन ए स्पेसिमेन कॉपी ऑफ द सिग्नेचर ऑफ एवरी ऑफिसर, राइट। दोस्तों जो बिल आ रहा है, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर उससे बिल क्लेम कर रही है, मान लो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हमारे PCD CDA के अंदर बिल क्लेम कर रही है, तो दोस्तों उसके स्पेसिमेन जो ऑफिसर, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो ऑफिसर के सिग्नेचर हैं वो हमें वेरीफाई करने हैं, राइट। तो अब दोस्तों ऐसा करने के लिए तो वो क्या है, स्पेसिमेन कॉपी ऑब्टेन कर लेगा, राइट, सभी ऑफिसर्स की, एवरी ऑफिसर, सिग्नेचर ऑफ एवरी ऑफिसर, राइट, हु इज रिक्वायर्ड टू प्रेफर हिज ऑन पे बिल, या तो वो खुद के पे बिल कर रहा है या दैट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट सर्विंग अंडर हिम, राइट। या तो वो दोस्तों खुद के पे बिल कर रहा है, ठीक है, मान लो कोई भी यूनिट का एग्जांपल हो, मान लो कमांडिंग ऑफिसर है, या तो वो खुद का कर रहा है या उसके नीचे जो एस्टेब्लिशमेंट उसकी यूनिट काम कर रही है उनके लोगों का क्लेम है, राइट। तो उसके उनके स्पेसिफिक सिग्नेचर जो है CO के हमारे पास होने चाहिए, या कोई और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है तो, राइट, जो क्लेम कर रही है, राइट, एवरी ऑफिसर। और दोस्तों इसके साथ कुछ ये बातें भी लिखी गई, ऑब्टेन ए स्पेसिमेन कॉपी ऑफ सिग्नेचर ऑफ हु इज एलिजिबल टू रेंडर क्लेम्स टू PCD CDA, राइट। या तो दोस्तों ये दो, 1 नंबर बात, 2 नंबर बात ये हुई, तीसरी ये है दोस्तों, 3 4 5 बातें हैं टोटल, राइट। या दोस्तों PCD CDA को रेंडर करने के लिए एलिजिबल है कोई भी क्लेम्स, उसके स्पेसिमेन होने चाहिए आपको। और ऑथोराइज्ड टू साइन रिक्विजिशंस, दोस्तों रिक्विजिशंस क्या होता है, मान लो कोई भी आपको क्लेम अमाउंट जो है उसको क्लेम करना है, ठीक है, तो दोस्तों वो रिक्विजिशंस के फॉर्म के अंदर आपके ऑफिस के अंदर आता है, जिसको दोस्तों CR बोलते हैं, कैश रिक्विजिशंस भी बोलते हैं कई बार। मान लो दोस्तों DA का एरियर जो है आपको देना है, ठीक है, DA पहले 31% था, अब 34% हो गया, ठीक है, मान लो आगे 37% हो जाता है, 38% हो जाता है, तो दोस्तों ये कैश सप्लीमेंट्री पे बिल्स के द्वारा आपके द्वारा पास किया जाता है, राइट। तो दोस्तों वो कैश रिक्विजिशंस के रूप में वो सारी चीज़ें की जाती है, राइट। तो दोस्तों कैश रिक्विजिशंस पे, जो रिक्विजिशंस पे साइन करने के लिए ऑथोराइज है, उसके स्पेसिफिक सिग्नेचर आपके होने चाहिए। या कोई भी टू होल्ड एंड रेंडर इंप्रेस्ड कैश पब्लिक फंड, मतलब ये सारा इंप्रेस्ड को होल्ड करता हो, पब्लिक फंड अकाउंट मेंटेन करता हो, उसके स्पेसिफिक सिग्नेचर आपको चाहिए। वो वुड ऑथोराइज्ड टू काउंटर साइन और सर्टिफाइड द वेरियस क्लेम्स अकाउंट्स, राइट, मतलब को काउंटर साइन करता हो, सर्टिफाई करता हो विभिन्न क्लेम्स को, अकाउंट्स को, उसके स्पेसिफिक सिग्नेचर। मतलब मोटा मोटी बात यह है कि जो भी आपके पास क्लेम आएगा और जिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या जिस ऑर्गेनाइजेशन से आएगा, तो उनके साथ आपको दोस्तों स्पेसिफिक सिग्नेचर सभी के रखने हैं, अगर नहीं है तो आप उसको बनवाओ, राइट। द स्पेसिफिक कॉपी ऑफ सिग्नेचर विल बी रिकॉर्डेड इन द पर्सनल फाइल ऑफ द ऑफिसर और अदर रेलेवेंट फाइल रजिस्टर, ठीक है। तो दोस्तों जैसे रिक्विजिशन आती है, कोई भी क्लेम आता है, तो यूनिट कंसर्न जो है ऑलरेडी आपको स्पेसिफिक सिग्नेचर भेजती है, राइट। तो उसको आप एक फाइल के अंदर बंच करते रहो, जैसे ऑफिसर चेंज होगा वो अपने उसके स्पेसिफिक सिग्नेचर भेजती है, राइट। उसके भी दोस्तों एक फॉर्मेट होता है स्पेसिफिक सिग्नेचर का, उसके अंदर 1 2 3 करके लिखा होता है और 3 सिग्नेचर वो करके भेजते हैं, राइट। तो आगे चलिए दोस्तों, अगला है फ्रेंड्स, देखिए अमेंडमेंट्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स। दोस्तों आपको रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करना है और इंटरप्रिटेशन करना है, मतलब चेंज करना है और उनमें संशोधन करना है, तो क्या प्रोसीजर होगा, राइट। तो दोस्तों इस पूरे नियम को बताने के पीछे मेरे को ये लाइन आपको बताना था, राइट, कि कैसे शुड बी रेफर द मैटर टू द CGDA, ठीक है। ऊपर भी क्या लिखा हुआ है बताइए, मतलब थोड़ी सी इसकी स्टोरी बैकग्राउंड से देख लेते हैं।
68 के अंदर क्या लिखा है, द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी ऑब्जर्व बाय ए PCDCDA। कौन सा प्रोसीजर, नीचे वाला करेंगे प्रोसीजर अपने फॉलो। व्हेन ही इज ऑफ ओपिनियन दैट, उसको अगर ऐसा लग रहा है एन अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड, इसके अंदर टू ए रूल इन ए ऑथोराइज्ड कोड। ठीक है, जब दोस्तों PCDCDA को लग रहा है कि किसी भी रूल के अंदर हमें अमेंडमेंट करनी है, राइट, या दैट द नेसेसिटी एग्जिस्ट फॉर द ऑथोरिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ ए रूल, कोई भी रूल की दोस्तों ऑथोरिटेटिव इंटरप्रिटेशन करनी है, मतलब उसको अथॉरिटी वाइज अपने को बाइफरकेट करना है। ठीक है, तो उस केस में दोस्तों क्या करेगा PCDCDA। नंबर 1 पॉइंट है, व्हेन एनी डिफेक्टिव रूल कम टू द नोटिस ऑफ द PCDCDA इन द कोर्स ऑफ इट ऑडिट ड्यूटीज़। दोस्तों PCDCDA क्या है, और जब ऑडिट कर रहा है तो एक ओनली उसको डिफेक्टिव रूल मिला है। ठीक है, मतलब उस रूल की दोस्तों इंटरप्रिटेशन वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारी बुक्स दोस्तों ऐसे डिज़ाइन है दोस्तों, गवर्नमेंट भाषा ऐसी होती है कि हमें कई बार कई चीज़ों का नहीं पता चलता, राइट। जैसे प्रोविजनल पेमेंट के अंदर हम लोगों ने देखा कि द पेमेंट विल नॉट बी एग्जिस्ट फॉर इंडेफिनेट टाइम, मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ था, मतलब अनिश्चित काल के लिए। तो दोस्तों उसका वो चीज़ हमें कई बार समझ में नहीं आती, राइट। तो दोस्तों ऐसा कोई रूल आ गया, ठीक है, मान लो वो तो सही था, कोई डिफेक्टिव रूल आ गया जिसका इंटरप्रिटेशन अपने नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में दोस्तों PCDCDA क्या करेगा, PCDCDA विल फर्स्ट सी वेदर द रूल, कि हाँ पहले देखेगा कि वो जो रूल है एडमिट्स ऑफ अ डेफिनेट ऑडिट डिसीजन बीइंग गिवन वन वे और अनदर, मतलब पहले तो देखेगा जो नियम है, जो रूल है, जो डिफेक्टिव उसको लग रहा है, क्या वो कोई ऑडिट डिसीजन दे पा रहा है। ठीक है, मान लो उससे ऑडिट डिसीजन निकल रहा है, इफ़ सो, अगर उससे आ रहा है, ही विल ऑर्डिनरली डिसाइड द ऑडिट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द रूल एज इट स्टैंड्स। ठीक है, तो दोस्तों एक वो अपना उससे कंक्लूजन निकाल लेगा कि हाँ भैया ऐसा ऐसा नियम है, ऐसा ऐसा इससे अथॉरिटी निकल रही है, राइट। अगर वैसा दोस्तों नहीं होता, देन एंड इन ऑल अदर केसेस, मतलब ये नहीं है, तो ही शुड रेफर द मैटर टू द CGDA। ठीक है, ही है, इसका मतलब है ही शी, PCDCDA शुड रेफर द मैटर टू द CGDA। दोस्तों पेपर में सवाल ही करके नहीं आएगा, PCDCDA करके आएगा। ठीक है, तो आप जहाँ पे भी ही दिखे PCDCDA को ही से रेफर किया, आपको ही / PCDCDA इसको लगा दो, राइट। इन ऑल अदर केसेस ही शुड रेफर द केस टू द CGDA, मतलब बाकी केस के अंदर वो CGDA को केस रेफर करेगा, राइट। तो दोस्तों MCQ कैसे पूछेगा, अगर कोई भी रूल में अमेंडमेंट और इंटरप्रिटेशन चाहिए, अगर वो नॉर्मल केस नहीं है तो PCDCDA किसको रेफर करेंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस को, FADS को, चौथा आ जाएगा CGDA को, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको CGDA टिक करके आना उसके अंदर, राइट, यस और नो। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर पॉइंट में क्या दिया गया है, PCDCDA में फील, जहाँ पे एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है, राइट। हिमसेल्फ, PCDCDA क्या फील कर रहे हैं, हिमसेल्फ हरसेल्फ अनेबल टू गिव अ सेटिस्फैक्टरी ऑडिट रूलिंग, राइट, वन वे और द अदर ऑन द रेगुलेशंस। दोस्तों PCDCDA क्या है, अनएबल हो गए हैं कोई भी सेटिस्फैक्ट्री ऑडिट रूलिंग देने के लिए, राइट। तो दोस्तों वो क्या करेंगे, द क्वेश्चन शुड बी रेफर टू द CGDA। ठीक है, तो दोस्तों 1 नंबर और पॉइंट 2 नंबर का कंक्लूजन क्या है, जब भी PCDCDA की बस की बात नहीं होती, CGDA का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, राइट। जब भी दोस्तों PCDCDA कोई भी ऑडिट रूलिंग, कोई भी डिसीजन पे नहीं पहुंच रहे हैं, वो CGDA के केस को रेफर कर देंगे, राइट। समझ में आई दोस्तों बातें। जैसे दोस्तों सब ऑफिसेज जो होते हैं हमारे, उनके बस की बात नहीं होती तो वो PCDCDA के पास जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों PCDCDA के बस की नहीं है तो वो क्या इसके जाएगा, CGDA के थ्रू जाएगा। ठीक, तो ये दोनों नॉर्मल सी बातें दी गई थी दोस्तों, राइट। फाइनेंशियल एडवाइस, अब दोस्तों ऑडिट है, अकाउंटिंग है, पेमेंट है, चौथा फंक्शन क्या है दोस्तों, फाइनेंशियल एडवाइस है हमारे डिपार्टमेंट का। ऑडिट है, अकाउंटिंग है, पेमेंट है और फाइनेंशियल एडवाइस है। दोस्तों चारों फंक्शन तो आपको याद रखने हैं, इससे भी सवाल पूछा जा सकता है, एक हटा देगा यहाँ पे कुछ और दे देगा मान लो। ठीक है, तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है, राइट। कई बार दोस्तों सिंपल चीज़ें हमें याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं। समझ में आई बातें। तो देखिए दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइस के अंदर क्या दिया गया है 72 के अंदर, इन एडिशन टू नॉर्मल फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑफ डिफेंस सर्विसेज रिसीप्ट एंड चार्जेस। दोस्तों जो PCDCDA के नॉर्मल फंक्शंस है, जैसे इंटरनल ऑडिट करना है डिफेंस सर्विसेज रिसीप्ट एंड चार्जेस का, राइट। इसके साथ साथ दोस्तों PCDCDA क्या करता है, PCDCDA एक्ट एज एजेंट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द FADS। दोस्तों PCDCDA क्या है, एक एजेंट के रूप में काम करते हैं या रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको दोस्तों, FADS को। दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइज़र डिफेंस सर्विसेज, जैसे कि इसके नाम में देखो आप, फाइनेंशियल एडवाइज़र मतलब फाइनेंस की एडवाइस करता है, राइट। तो दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइस की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो दोस्तों PCDCDA जो है वो भी एक एजेंट के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करेंगे, राइट, इन दिस कैपेसिटी। अगर दोस्तों PCDCDA फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं, तो इस कैपेसिटी के अंदर दे हैव टू कंसीडर एंड पुट फॉरवर्ड प्रपोजल, उनको कंसीडर करना पड़ेगा और पुट फॉरवर्ड मतलब प्रपोजल्स देने पड़ेंगे, कौन से, ऑन देयर ओन इनिशिएटिव, खुद इनिशिएटिव लेके, फॉर रिडक्शन ऑफ द डिफेंस एक्सपेंडिचर, कि जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको कैसे रिडक्शन किया जाए। ठीक है, ये इनकी ड्यूटी बन जाती है जब ये फाइनेंशियल एडवाइस की ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, राइट। अब दोस्तों इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे है, मान लो कोई भी बिल आया, ठीक है, मान लो किसी भी यूनिट को दोस्तों 50 AC खरीदने हैं, राइट। तो दोस्तों एक AC 50,000 रुपये का है, राइट। अब दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइस का मतलब क्या है, जब ये सैंक्शन लेंगे मान लो, ठीक है, तो सैंक्शन लेंगे तो दोस्तों हमें क्या देना है इनको कि 50 AC खरीदने, इनके जो स्पेसिफिकेशन है, क्या उसी स्पेसिफिकेशन का AC 45,000 में आ सकता है, राइट। तो मतलब पर AC के पास, पर AC पे 5,000 रुपये कम हो जाएंगे,
राइट। तो दोस्तों हम काफ़ी रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट का बचा सकते हैं, राइट। पब्लिक मनी का जो एक्सपेंडिचर है उसको हम बचा सकते हैं, राइट। येस और नो फॉर रिडक्शन ऑफ द डिफेंस एक्सपेंडिचर। समझ में आई दोस्तों बात। तो फाइनेंशियल एडवाइस जब देने लगेंगे तो ये काम करने लगेंगे। वेन एवर सच रिडक्शंस ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर्स अपीयर प्रैक्टिसेबल, मतलब वहाँ बचाएंगे जैसे यहाँ पे प्रैक्टिसेबल था तो हमें वहाँ पे खर्चा डिफेंस का बचाना है। जब भी ऐसी स्थिति आए पीसीडी सीडीए को लगे ज़्यादा खर्चा हो रहा है बिना वजह तो सीजीडीए को रेफर करेंगे केस, ठीक है। तो दोस्तों सीजीडीए को रेफर कर देंगे। अब सीजीडीए को लगेगा कि हाँ जो बात बोल रहे हैं पीसीडीए ठीक है तो वो दोस्तों एमओडी फाइनेंस को आगे रेफर कर देंगे, ठीक है। प्रॉपर चैनल ये जाते रहेंगे। समझ में आई बात दोस्तों बातें। आगे चलिए, आगे देखिए फ्रेंड्स फाइनेंशियल एडवाइस में क्या दिया गया है पैरा नंबर 73 के अंदर। तो दोस्तों ये पढ़ाने से पहले आपको एक टर्म जो है वो आपको बताता हूँ, एक्स ऑफिशियो। दोस्तों एक्स ऑफिशियो पता है आपको क्या होता है? मैं बताता हूँ दोस्तों। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट क्या होता है? राष्ट्रपति। इसके आगे वाइस लगा दिया मानी उपराष्ट्रपति, ठीक है। एक दोस्तों राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है, राइट दोस्तों, जिनका चुनाव किया जाता है, राइट। और दोस्तों ये संविधान का जो भाग 5 है उसमें आपको अपने पढ़ेंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या क्या होते हैं, सारी चीज़ें अपने संसद पढ़ेंगे, राइट। तो दोस्तों उसके अंदर एक लाइन आती है जब उपराष्ट्रपति अपने पढ़ते हैं कि द वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का। दोस्तों चेयरमैन का मतलब समझते हो आप? दोस्तों कोई भी सभा है, कोई भी असेंबली है, कोई भी दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको चेयर करता है, जो उसको कंट्रोल करता है, जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है उसको दोस्तों चेयरमैन बोलते हैं, ठीक है। मान लो दोस्तों कोई भी प्राइवेट कंपनी है तो उसका दोस्तों चेयरमैन होता है, वैसे ही जो राज्यसभा का चेयरमैन जो है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो इसके अंदर दोस्तों खास बात क्या है ध्यान देने के लिए, दोस्तों उपराष्ट्रपति का तो चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन दोस्तों जो राज्यसभा का जो चुनाव है चेयरमैन का वो नहीं लड़ा जाता। क्यों? क्योंकि दोस्तों उपराष्ट्रपति जो बनता है उसको राज्यसभा का चेयरमैन बना देते हैं, राइट। और दोस्तों इसको बोल दिया जाता है कि भाई उपराष्ट्रपति जो बन गया वो ऑटोमेटिकली क्या है, राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा, राइट। येस और नो। और दोस्तों इसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोलते हैं। एक्स ऑफिशियो का हिंदी में दोस्तों मतलब है पदेन, ठीक है। इसको दोस्तों पदेन बोलते हैं, मतलब उस पद पे वो आया है। एक्स ऑफिशियो मतलब दोस्तों उस ऑफिस को एक्स करके, मतलब एक्स को दोस्तों, एक्स कौन होता है? जिसको अपनों ने छोड़ दिया, मतलब उस एक्स को छोड़ के दोस्तों इस ऑफिस के अंदर ऑफिस करने आया है, चेयर करने आया है, राइट। दूसरे तरीके से दोस्तों डेफिनेशन आप कैसे समझ सकते हो कि मतलब चुनाव नहीं, ऑटोमेटिक बन गए, ठीक है। आपको बनाया नहीं गया है, आप ऑटोमेटिक बन गए, राइट। समझ में आई दोस्तों बातें। अब पीसीडी सीडीए के रेफरेंस में इसको कैसे देखेंगे? द पीसीडी सीडीए आर एक्स ऑफिशियो फाइनेंशियल एडवाइजर्स टू। दोस्तों पीसीडी सीडीए क्या है? फाइनेंशियल एडवाइजर्स दोस्तों वो पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स का काम करते हैं एजेंट के रूप में, एफएडीएस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, एफएडीएस के। तो क्या है? एक्स ऑफिशियो फाइनेंशियल एडवाइजर है, राइट। दोस्तों आईएफए एक अलग विंग है हमारे इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ठीक है। उसके ऑफिसेस दोस्तों रहते हैं और दोस्तों वो कंट्रोल भी डायरेक्ट होता है, ठीक है, सेंटर से। लेकिन दोस्तों पीसीडी सीडीए भी एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर्स का काम करते हैं, एक्स ऑफिशियो जिनको बोलते हैं, राइट। तो दोस्तों क्या करते हैं ये फाइनेंशियल एडवाइजर? किसके हैं? द जीओसी इन सी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, दोस्तों किसी भी एरिया के अंदर, इंडिपेंडेंट सब एरिया कमांडर्स के अंदर, ठीक है। अब इसकी जानकारी चाहिए तो दोस्तों रैंकिंग का जो कंपैरिजन का वीडियो है इसके सेकंड भाग के अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, राइट। जीओसी इन क्या है, एरिया क्या है, इंडिपेंडेंट सब एरिया क्या है, इनको कौन कौन सी रैंक का अधिकारी जो है वो इनको कंट्रोल करता है या जो इनको हेड करता है, राइट। तो दोस्तों पीसीडी सीडीए जो है एक्स ऑफिशियो फाइनेंशियल एडवाइजर है, किसके लिए? इन तीनों के लिए। इन देयर रेस्पेक्टिव ऑडिट एरिया इन रेस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर सैंक्शन बाय देम, राइट। दोस्तों किसके अंदर? इनके ऑडिट एरिया के अंदर। मान लो सदर्न कमांड का एरिया है, साउथ वेस्टर्न कमांड का एरिया, तो वहाँ पे जो पीसीडी सीडीए होगा उसकी ड्यूटी है कि वो इन तीनों को सर्विस रेंडर दे फाइनेंशियल एडवाइजर्स की, ठीक है। और दोस्तों कौन सा एक्सपेंडिचर जो इन्होंने सैंक्शन किया है, राइट। मान लो 5 लाख 50 लाख जितनी भी दोस्तों ग्रांट्स आती है, 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़, जितना भी एक्सपेंडिचर जो है डिफेंस का इन्होंने सैंक्शन किया है उसके ऊपर फाइनेंशियल एडवाइजर दे, राइट, फाइनेंशियल एडवाइस दे। यस और नो? आया ना? आगे देखिए दोस्तों, सिमिलरली ये तो आर्मी की बात कर ली दोस्तों। पीसीडी एयरफोर्स जो है एक्ट्स एज फाइनेंशियल एडवाइजर टू द एयरफोर्स कमांडिंग वेस्टर्न ईस्टर्न सेंट्रल साउथ वेस्ट एयर कमांड्स एंड मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग कमांड, राइट। तो दोस्तों पीसीडी एयरफोर्स इसके लिए जिम्मेदार है, राइट। अब इसके अंदर दोस्तों नहीं दिया गया कि देहरादून वाला या दिल्ली वाला, ठीक है। तो आप पीसीडी एयरफोर्स इसको याद रखो, सिंपल, राइट। अब दोस्तों मेंटेनेंस और ट्रेनिंग कमांड है, तो क्या आपको कुछ याद आ रही है दोस्तों? मेंटेनेंस कमांड कहाँ है, राइट दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताइए, राइट। एयरफोर्स की कितनी 7 कमांड थी? आपको 5+1+1 से याद करवाई थी, राइट। 5+1+1 से याद करवाई थी। दोस्तों मेंटेनेंस और ट्रेनिंग दोनों बता दो कमेंट सेक्शन में, राइट। आगे देखिए दोस्तों, पीसीडी नेवी जो है टू द फ्लैग ऑफिसर्स कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न एयर कमांड मुंबई, राइट। इसके लिए प्लस ईस्टर्न नेवल कमांड जो विशाखापट्टनम है, प्लस कमोडोर कमांडिंग साउथ नेवल कमांड एरिया जो कोचिन के अंदर है, राइट। और दोस्तों एडमिरल सुपरिटेंडेंट नेवल डॉकयार्ड मुंबई। तो दोस्तों मतलब मोटी मोटी बात ये है, पीसीडी सीडीए आर्मी के लिए, जितने अपने रीजनल कंट्रोलर है जो 6+6+1 से याद किए थे, राइट, वो सारे पीसीडी सीडीए।
एक दोस्तों पीसीडी एयरफोर्स हो गया और दोस्तों एक हो गया पीसीडी नेवी, ठीक है। तो ये अपने रेस्पेक्टिव जो इनके कमांडर्स होंगे, रेस्पेक्टिव जो इनका एरिया होगा, उन सबको जो है फाइनेंशियल एडवाइजर्स के रूप में एक्स ऑफिशियो के रूप में ये काम करेंगे, राइट। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों पैरा नंबर 74 है और दोस्तों ये लास्ट स्लाइड है इस चैप्टर की, क्योंकि दोस्तों 74 से लेके 79 तक बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बातें थी, ठीक है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगा वो इररिलेवेंट लगती, मैं सारी चीज़ें आपको एक एक लाइन की हिंदी करके बताऊं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो हमारे समझने लायक बातें हैं, वो सारी मैंने इस चैप्टर की इंक्लूड कर ली, ठीक है। फिर भी आपको दोस्तों 74 से 79 एक बार पढ़ना है, आपकी इच्छा है तो दोस्तों किताब से आप उसको एक बार रीड कर सकते हो, राइट। MCQ मुझे नहीं लगता उससे पूछा जाएगा, राइट। तो देखिए दोस्तों क्या है, फाइनेंशियल एडवाइस टेंडर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस। दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइस जो दी जाती है वो 2 भाग में दी जाती है, एक तो होती है रेस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल एडवाइस, एक होती है दोस्तों ओरिजिनल फाइनेंशियल एडवाइस, राइट। रेस्पॉन्डिंग दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइस कौन सी होती है, जब आपसे मांगी जाती है, जब आप रेस्पॉन्ड करते हो, राइट। तो इसको दोस्तों 2 भाग में बांटा गया है, एडवाइस ऑन डेफिनेट पॉइंट रेफर्ड टू PCD। दोस्तों कई बार क्या है, जो यूनिट्स जो होती हैं वो PCD को रेफर करती है कि हाँ हमें पर्टिकुलर चीज़ पे एडवाइस दो। सेकंड है एडवाइस ऑन द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इनटू फैक्ट, कि आपने कोई इन्वेस्टिगेशन करी, उसके कुछ आपने फैक्ट कलेक्ट किए, राइट। तो उस केस में आपको जो एडवाइस दोगे वो रेस्पॉन्डिंग है। और दोस्तों ओरिजिनल फाइनेंशियल एडवाइस जो है, विच कंसिस्ट ऑफ द एडवाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी मेथड बाय विच इक्वल एफिशिएंसी कैन बी ऑब्टेन्ड विद लेस एक्सपेंडिचर। दोस्तों ओरिजिनल फाइनेंशियल एडवाइस जो है वो आप आगे बढ़ के खुद दे रहे हो, और दोस्तों किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये डायरेक्ट कर रहे हो कि सेम चीज़ जो है, इक्वल एफिशिएंसी जो है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी आइटम की, किसी भी चीज़ की, वो ली जा सकती है कम खर्चा की, ठीक है। मान लो 100 रुपये का खर्च करना है, वहाँ पे 90 रुपये का भी खर्च करोगे तो भी आपको ये सेम एफिशिएंसी मिल जाएगी, राइट। येस और नो। और दोस्तों ये चैप्टर आज अपनों ने कंप्लीट किया। इसका दोस्तों एनेक्सर के अंदर काफ़ी सारा डेटा दिया गया है, वो आप रीड कर सकते हो, राइट। दोस्तों मेरी तरफ से एक बार के लिए कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको दोनों चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड रिवाइज करवाएंगे, क्योंकि दोस्तों आगे बढ़ने का मतलब नहीं है जब तक हमें को पीछे की चीज़ें याद नहीं हो। तो दोस्तों इनको एक जगह मैं क्लब कर दूंगा, एक पेज पे, राइट। तो अपने को रिवीजन में उसको आसानी होगी, राइट। यस और नो, हाँ या ना। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।